देखिए, बात करते हैं विस्थापन अभिक्रिया, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होती है। सबसे पहले परिभाषा पढ़ लें, फिर बाद में आपको मैं समझाऊंगा। वे अभिक्रिया जिसमें एक यौगिक के तत्व का परमाणु हटकर दूसरे यौगिक के तत्व के परमाणु पर आ जाता है, विस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। जैसे एग्जाम्पल, यहाँ पर CuSO4 दे रखा है और Fe दे रखा है। फिर बाद में अभिक्रिया के बाद क्या बना, FeSO4 + Cu। तो इसमें क्या हुआ है, एक यौगिक क्या है, CuSO4 कॉपर सल्फेट, तो इसका तत्व SO4 हटकर Fe से आके जुड़ गया। देखो यहाँ पर SO4 हटा और Fe से जुड़ा, तो FeSO4 बन गया फेरस सल्फेट और Cu यहाँ पर सिंगल रह गया। तो परिभाषा में भी तो हमने यही लिखा है कि किसी यौगिक के तत्व का परमाणु हटकर किसी दूसरे यौगिक पर जुड़ जाता है, इसे ही विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे कि इसके शब्द है विस्थापन से ही पता चल गया कि इसका क्या मतलब है कि एक स्थान से जो दूसरे स्थान पर हट जाना। तो ये क्या हुआ है, किसी यौगिक के तत्व का परमाणु हटकर दूसरे यौगिक पर आकर जुड़ गया, तो इसे विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। अब इसे तरीके के साथ लिख लो कि वे अभिक्रियाएं जिसमें एक यौगिक के तत्व का परमाणु, इस यौगिक के तत्व का परमाणु हटकर दूसरे यौगिक के तत्व के परमाणु पर आ जाता है। दूसरा यौगिक ये है, इस पर आ गया, यहाँ पर देखो FeSO4 यहाँ बन गया, तो इसे विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। ठीक, अब बात करते हैं अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया की, इरिवर्सिबल रिएक्शन। वे अभिक्रिया जो केवल एक ही दिशा में संपन्न होती है, अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया कहलाती है। एक ही दिशा में संपन्न होने का क्या मतलब है, ऐसी अभिक्रिया जो एक बार पूरी हो जाए और जो हमें प्रोडक्ट मिले उसे वापस उन अभिकारकों में नहीं बदला जा सकता। जैसे क्या, आमतौर पर हम दैनिक जीवन में हम जो है घर भात बनाते हैं, भात तो किस चीज़ों से बनता है भात, चावल प्लस पानी और साथ में गर्म किया, तो चावल और पानी को मिलाकर हमने भात बनाया। ठीक, तो ये अब ये बताइए, कभी हम अगर भात को गर्म करें तो क्या वापस में चावल और पानी मिल जाएगा, हमें नहीं मिल सकता। तो ये क्या हुई, अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया, जो अभिक्रिया एक बार पूरी होके वापस अपने अभिकारकों में नहीं बटी। जैसे कि इसमें ये है KCl3 + 2 KCl और O2, तो हमें KCl की जब अभिक्रिया कराई तो पोटेशियम क्लोराइड की जब अभिक्रिया कराई तो पोटेशियम क्लोराइड और ऑक्सीजन मिली। अब यदि इन दोनों को अगर हम गर्म करें और ये मिलाएं, अगर ये अभिक्रिया मिल जाए तो वह अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया नहीं कहलाएगी, ये प्रोडक्ट मिल जाए तो अनुत्क्रमणीय नहीं कहलाएगी। तो ऐसी अभिक्रियाएं जो एक ही दिशा में होती हैं वापस नहीं मिलती। जैसे कि मैंने आपको अभी एग्जाम्पल दिया, चावल और पानी को गर्म करके भात बनाया, तो भात को गर्म करके वापसी में चावल और पानी तो नहीं बना सकते। तो ऐसी अभिक्रियाएं जो केवल एक ही दिशा में चलती हैं अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया कहलाती हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पे लिख भी रखा, जब पोटेशियम क्लोराइड को गर्म करते हैं तो पोटेशियम क्लोराइड और ऑक्सीजन मिलती है, ठीक। और यदि फिर से हम पोटेशियम क्लोराइड और ऑक्सीजन को गर्म करते हैं तो हमें पोटेशियम क्लोराइड नहीं मिलता। फिर से इन दोनों को अगर हम गर्म करें वापसी में तो ये नहीं मिलता। तो ऐसी अभिक्रिया क्या कहलाएगी, अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया। ठीक, अब बात करते हैं उत्क्रमणीय अभिक्रिया की। ये इसका जस्ट उल्टा है। वे अभिक्रिया जो समान परिस्थितियों में दोनों दिशाओं में चल सकती है, उत्क्रमणीय अभिक्रिया कहलाती है। इसका अपने दैनिक जीवन में एक सादा सा उदाहरण है पानी। पानी को जब हम ठंडा करते हैं, जमाते हैं तो उसका बर्फ बन जाता हो, और जब उसे पुनः गर्म करते हैं तो उसका पुनः पानी बन जाता। तो क्या हुआ, पानी को हमने क्या किया, ठंडा किया तो क्या बना, बर्फ बना। बर्फ को पुनः गर्म कर दो तो क्या बन जाएगा, पानी। तो ये क्या अभिक्रिया क्या हो गई, उत्क्रमणीय। ये मतलब ये दोनों दिशाओं में चल सकती है। तो ऐसी अभिक्रिया जो दोनों दिशाओं में चले उसे क्या बोलते हैं, उत्क्रमणीय, रिवर्सिबल रिएक्शन। ठीक है, अब इसका उदाहरण इसमें क्या है, 2Fe + 2H2O, Fe3O4 + 4H2O। जब लाल तप्त लोहे पर भाप डाली जाती है तो लोहे का चुंबकीय ऑक्साइड Fe3O4 बन जाता है। ठीक है, अगर
पुनः Fe3 प्लस H2O को ये क्या लिख रखा, जब तप्त लोहे पर चुंबकीय ऑक्साइड Fe3O4 डाली जाती है, H2O डाली जाती है, तो पुनः लोहा Fe तथा जल वाष्प H2O प्राप्त होता है। ठीक, तो बे अभिक्रिया जो दोनों दिशाओं में अभिकारकों से उत्पादक और उत्पादकों से अभिकारक दोनों मिल सकते हैं, तो वह अभिक्रिया उत्क्रमणीय अभिक्रिया कहलाती है। बात करते हैं अपघटन अभिक्रिया की, डिस्कम्पोजिबल रिएक्शन। ठीक, इसमें क्या ध्यान देने वाली बात है, अपघटन अभिक्रिया में वह अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया, इसमें शर्त क्या है कि अभिक्रिया जो है अनुत्क्रमणीय होनी चाहिए। तो वह अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया जिसमें किसी पदार्थ के अणु दो या दो से अधिक सरल अणुओं में विभाजित हो जाते हैं। मतलब एक चीज है, एक अभिकारक है और बाद में दो अभिकारकों में बढ़ जाए, जैसे कि यहाँ पर दे रखा है 2KClO3, हमने इसे गर्म किया तो 2KCl अलग हो गया और O3 अलग हो गया। एक अभिकारक है, मिले कितने हैं उत्पादक, कितने मिले हैं, दो। एक अभिकारक से दो उत्पादक मिले, तो अभी उस परिभाषा में भी तो यही बोल रहे हैं हम, वह अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया जिसमें किसी पदार्थ के अणु, ये एक पदार्थ है, अणु दो या दो से अधिक, दो इससे अधिक भी हो सकते हैं, दो या दो से अधिक सरल अणुओं में विभाजित हो जाते हैं। तो ये एक पदार्थ के अणु और दो सरल अणुओं में विभाजित हो गए, तो ऐसी अभिक्रिया को क्या कहेंगे, अपघटन अभिक्रिया। लेकिन इसके लिए शर्त क्या है, अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया होनी चाहिए, वो कि लौट के जो है वह पदार्थ ऐसा नहीं हो कि इन दोनों को गर्म करें और फिर वापसी में ये प्राप्त कर लें। शर्त इसकी यही है कि वो अभिक्रिया अनुत्क्रमणीय होनी चाहिए, तब एक पदार्थ को गर्म करने पर दो पदार्थ मिल जाए, तो ऐसी अभिक्रिया उत्क्रमणीय अभिक्रिया कहलाती है। तो परिभाषा क्या बनेगी, वह अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया जिसमें किसी पदार्थ के अणु दो या दो से अधिक सरल अणुओं में विभाजित हो जाते हैं, अपघटन अभिक्रिया कहलाती है। ठीक, अब जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया है नीचे कि उपयुक्त अभिक्रिया में एक अभिकारक टूटकर, ये जो है ये अभिकारक ही तो है, टूटकर दो भागों में बट गया, अतः यह अपघटन अभिक्रिया कहलाएगी। ठीक, अब बात करते हैं वियोजन अभिक्रिया के बारे में। ठीक, वियोजन अभिक्रिया में इसमें पहली वाली अपघटन अभिक्रिया में शर्त क्या थी, अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया की। अब वियोजन अभिक्रिया में शर्त क्या है, वियोजन अभिक्रिया में शर्त है उत्क्रमणीय अभिक्रिया की, कि वह उत्क्रमणीय अभिक्रिया जिसमें किसी पदार्थ के अणु दो या दो से अधिक सरल अणुओं में विभाजित हो जाते हैं, वियोजन अभिक्रिया कहलाती है। देखो इसमें भी एक पदार्थ, ऊपर वाली में भी एक पदार्थ जो है, देखिए अपघटन और वियोजन, अपघटन और वियोजन अभिक्रिया की जो परिभाषा है वो सेम है और जो है वो काम जो है वो भी सेम है। इन दोनों अभिक्रियाओं में एक पदार्थ टूटकर दो भागों में बट गया, लेकिन इसमें शर्त क्या है, अपघटन अभिक्रिया में जो है वो अनुत्क्रमणीय होनी चाहिए कि लौटकर जो है वापस ये पदार्थ नहीं मिलने चाहिए हमें। और वियोजन अभिक्रिया में शर्त क्या है कि लौट के ये अगर PCl5 टूटकर PCl3 प्लस Cl2 में बना है, तो ये PCl3 प्लस Cl2 लौटकर इसमें भी बन जाए, मतलब ये अभिक्रिया उत्क्रमणीय होनी चाहिए। तो परिभाषा दोनों की सेम है, लेकिन ऊपर अपघटन अभिक्रिया में शर्त है कि अनुत्क्रमणीय होनी चाहिए, कि पदार्थ लौटकर वापस नहीं आने चाहिए, वापस उसी कंपाउंड उसी पदार्थ में जो है नहीं मिलने चाहिए। और वियोजन अभिक्रिया में शर्त यह है कि पदार्थ वापस अगर हम करना चाहें तो वापस उसी रूप में हमें मिल जाने चाहिए। तो क्या हुआ, वह उत्क्रमणीय अभिक्रिया जिसमें किसी पदार्थ के अणु दो या दो से अधिक सरल अणुओं में विभाजित हो जाते हैं, वियोजन अभिक्रिया कहलाती है। अपघटन अभिक्रिया की भी परिभाषा यही है, लेकिन उसमें क्या बोलेंगे, वह अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया जिसमें किसी पदार्थ के अणु दो या दो से अधिक सरल अणुओं में विभाजित हो जाते हैं, अपघटन अभिक्रिया कहलाती है। और इसके लिए वह उत्क्रमणीय, वह उसमें अनुत्क्रमणीय बोलेंगे, इसमें उत्क्रमणीय बोलेंगे। ठीक है,
अब बात करते हैं द्विविस्थापन। जैसे क्या? द्विविस्थापन अभिक्रिया, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। द्विविस्थापन शब्द से ही पता चल गया कि दो, डबल। ठीक, जिन अभिक्रियाओं में दो अभिकारकों के तत्वों के आयन में अदला बदली होती है द्विविस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। जैसे क्या? ठीक, अब यहाँ पे आप उदाहरण देख लीजिए, उदाहरण से आप समझ जाएंगे। एक पदार्थ ये है, एक पदार्थ ये है, तो अभिक्रिया क्या बोलते हैं, परिभाषा क्या कह रही है कि में दो अभिकारकों के तत्वों के आयनों में अदला बदली होती है। तो NO3 काय पे पहुंच गया? Na पे। ठीक, यहाँ पे देखिए Na ये है, इसके साथ NO3 इसके साथ मिल गया और Cl Ag के साथ मिल गया। तो क्या हो गया कि इनकी अदला बदली, ये Na के साथ आ गया और Cl Ag के साथ आ गया। ठीक, तो ये क्या हुई है? अदला बदली। तो इसे ही हम द्विविस्थापन अभिक्रिया बोलेंगे। क्या? कि जब किसी अभिक्रिया में दोनों पदार्थों के, एक पदार्थ ये, एक पदार्थ ये, दोनों पदार्थों के आयनों की अदला बदली होती है तो उस अभिक्रिया को द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे कि यहाँ पर हुआ है AgNO3 NaCl, तो Ag के साथ तो Cl मिल गया और Na के साथ NO3 मिल गया। ठीक, तो ये अदला बदली हो गई। तो जैसे कि मैंने यहाँ पर लिखा है NO3 के स्थान पर Cl और Cl के स्थान पर NO3 आ गया, NO3 के स्थान पर Cl आ गया और Cl के स्थान पर Na3 आ गया, सीधा सा अदला बदली हो गई। तो ऐसी अभिक्रिया को द्विविस्थापन अभिक्रिया कहेंगे। अब अगली अभिक्रिया है ऊष्माक्षेपी। इस ऊष्माक्षेपी एक्सोथर्मिक केमिकल रिएक्शन। ठीक, वे अभिक्रिया जो समाप्त होने पर ऊष्मा देती है ऊष्माक्षेपी कहलाती है। जैसे क्या? H2 और O2 को मिलाकर H2O में बना, लेकिन साथ में 136 कैलोरी ऊर्जा भी दी इन्होंने, ऊष्मा भी दी 136 किलो कैलोरी। प्रोडक्ट तो बना ही बना, उत्पादक तो बना ही बना, लेकिन साथ में ऊष्मा भी दी। तो दो अभिकारक मिलकर उत्पादक बनाया, लेकिन साथ में ऊष्मा भी दी, तो ऐसी अभिक्रिया कहलाएगी ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, साथ में जो ऊष्मा भी देवे। तो जैसे कि मैंने लिख रखा है, उपरोक्त अभिक्रिया में अभिक्रिया संपन्न होने पर 136 किलो कैलोरी ऊष्मा मिली है, जैसे, तो अतः यह ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। अब इसके जस्ट अपोजिट है ऊष्माशोषी। ये देखिए, इसकी जस्ट अपोजिट है ऊष्माशोषी अभिक्रिया। इसमें अभिक्रिया के संपन्न होने पर हमें ऊष्मा मिल रही थी और इसमें उल्टी हमें ऊष्मा देनी पड़ेगी। अभिक्रिया समाप्त होने के लिए ऊष्मा हमें बाहर से देनी पड़ेगी। जैसे कि लिख रखा है एंडोथर्मिक रिएक्शन, ऊष्माशोषी अभिक्रिया। वे अभिक्रिया जिन्हें समाप्त होने के लिए बाहर से ऊष्मा की जरूरत होती है ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहलाती है। जैसे एग्जाम्पल ये है Na2 + O2, ये दोनों अभिकारक हैं, आपस में मिलकर कोई रिएक्शन कर रहे हैं, लेकिन रिएक्शन इनकी जब तक पूरी नहीं हो रही जब तक हम बाहर से 42 किलो कैलोरी ऊष्मा नहीं दे रहे। अगर ये 42 किलो कैलोरी ऊष्मा नहीं देंगे तो ये रिएक्शन पूरी नहीं होगी। तो ये क्या हुआ, हमें और उल्टी बाहर से ऊष्मा देनी पड़ी। ऊष्माक्षेपी में हमें केवल ऊष्मा मिल रही थी और यहाँ बाहर से ऊष्मा देनी पड़ रही है। तो ये क्या हुआ, इस अभिक्रिया का नाम क्या हुआ, ऊष्माशोषी अभिक्रिया। जैसे कि मैंने लिख दिया, उपयुक्त अभिक्रिया में समाप्त करने के लिए हमें बाहर से 42 किलो कैलोरी ऊष्मा दी है, अतः यह ऊष्माशोषी अभिक्रिया है। ठीक, अब बात करते हैं अपचयन अभिक्रिया की। ठीक, सॉरी, उपचयन अभिक्रिया की बात करते हैं। पहले उपचयन अभिक्रिया की। ऑक्सीडेशन रिएक्शन, उपचयन अभिक्रिया, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। जब किसी अभिक्रिया समाप्त होने पर किसी पदार्थ में ऑक्सीजन की वृद्धि हो जाती है तो वह अपचयन अभिक्रिया कहलाती है। बहुत आसान है। जब
कोई हमने अभिक्रिया करी, अभिक्रिया करने के बाद ऑक्सीजन की वृद्धि हो गई, तो अभिक्रिया का नाम क्या हो गया? अपचयन। अगर इसका जस्ट उल्टा, अगर अभिक्रिया करी हमने कोई, अभिक्रिया करने के बाद उत्पादक में ऑक्सीजन की कमी हो गई, तो वो क्या होगी? अपचयन। तो जैसे कि यहाँ पर उदाहरण दे रखा है 2Cu प्लस O2, तो Cu के साथ ऑक्सीजन तो नहीं थी, Cu में ऑक्सीजन की वृद्धि हो गई। देखो उपयुक्त अभिक्रिया में Cu में ऑक्सीजन की वृद्धि हो गई है, अतः अभिक्रिया का नाम क्या हुआ? अपचयन। अब अभिक्रिया क्या कहलाएगी? अपचयन। तो जब किसी अभिक्रिया में अभिक्रिया समाप्त होने पर किसी पदार्थ में ऑक्सीजन की वृद्धि, किस पदार्थ में? Cu में ऑक्सीजन की वृद्धि हो गई, ठीक, तो अभिक्रिया का नाम क्या पड़ गया? उपचयन। अब इसका अपचयन अभिक्रिया क्या होगी? अपचयन अभिक्रिया क्या होगी? रेडिक्सेशन रिएक्शन। जब किसी अभिक्रिया में किसी पदार्थ से ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, मैंने बताया ना इसका जस्ट उल्टा, पहले ऑक्सीजन की किसी पदार्थ में वृद्धि हो रही थी, इसमें ऑक्सीजन की कमी हो रही है, जैसे कि यहाँ पे उस अभिक्रिया को अपचयन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे 2Cu प्लस H2, तापन डाला, यहाँ हमने ताप डाला, तो Cu से ऑक्सीजन हट गया, ऑक्सीजन की कमी होगी नहीं होगी? यहाँ पे 2Cu था, 2CuO था, और यहाँ ऑक्सीजन की कमी हो गई, यहाँ केवल Cu रह गया, तो अतः उपयुक्त अभिक्रिया में 2Cu से ऑक्सीजन की कमी हो गई, अतः अभिक्रिया अपचयन अभिक्रिया कहलाएगी, ठीक। अब है रिडॉक्स अभिक्रिया, बहुत आसान है, जिसमें अपचयन और उपचयन, दोनों होगा, तो वो रिडॉक्स अभिक्रिया कहलाएगी। जैसे क्या? जिस अभिक्रिया में उपचयन तथा अपचयन दोनों हो रहे हो, रिडॉक्स अभिक्रिया कहलाती है। जैसे कि 2Cu प्लस H2O, इधर Cu आया प्लस H2O, तो देखिए सबसे पहले इसे देखिए, Cu से यहाँ 2CuO, साथ में ऑक्सीजन भी है, इधर ऑक्सीजन नहीं रहा, तो क्या हो गया? ऑक्सीजन की कमी हो गई, तो इस अभिक्रिया का नाम क्या हो गया? अपचयन, ठीक। अब इधर देखिए H2O है, यहाँ ऑक्सीजन नहीं था, इधर जाने के बाद इसके साथ ऑक्सीजन जुड़ गया, तो इसका क्या नाम हो गया? उपचयन। तो एक ही अभिक्रिया में अपचयन और उपचयन दोनों हो रहे हैं, तो अब इस अभिक्रिया का नाम रिडॉक्स अभिक्रिया हो जाएगा, ठीक। जैसे कि मैंने नीचे लिख रखा है, उपयुक्त उदाहरण में Cu का अपचयन हुआ है और H2O का उपचयन हुआ है, ठीक है। देखिए अब बात करते हैं उपचायक की। उपचायक क्या पदार्थ होते हैं और अपचायक क्या पदार्थ होते हैं? बहुत सिंपल है। अभिक्रिया में जिन पदार्थों की सहायता से अभिक्रिया का उपचयन होता है, पीछे जो उपचयन हो रहा था तो किन पदार्थों की सहायता से हो रहा था? ऑक्सीजन ही तो हट रही थी या जुड़ रही थी, तो उसका क्या नाम हो गया? उपचायक। ऑक्सीजन, ओजोन, क्लोरीन, ठीक। जिन पदार्थों की सहायता से, या देखिए यहाँ पे किन पदार्थों की सहायता से यह ऑक्सीजन हटी थी, Cu पे आकर जुड़ी थी, तो कौन क्या हटा और क्या जुड़ा? ऑक्सीजन हटी रही, ऑक्सीजन नहीं जुड़ी, तो ये क्या कह रहे हैं कि अभिक्रिया में जिन पदार्थों की सहायता से, तो कौन सा पदार्थ है? ऑक्सीजन। तो जिन पदार्थों की सहायता से अभिक्रिया का अपचयन और उपचयन होता है, वो क्या कहलाता है? अपचायक। और इसका जस्ट उल्टा, अपचायक अभिक्रिया में जिन पदार्थों की सहायता से अभिक्रिया का अपचयन होता है, वो अपचायक कहलाता है, जैसे हाइड्रोजन और कार्बन, ठीक है। ये ध्यान देने की बात ये, तो वो पदार्थ क्या कहलाएंगे? अपचायक। अब देखिए बात करते हैं रासायनिक समीकरण के बारे में। रासायनिक समीकरण क्या होता है, ठीक है। ये रासायनिक समीकरण है, ये आप भी जानते हैं और हम भी जानते हैं, लेकिन इसे रासायनिक समीकरण मतलब केमिकल इक्वेशन होता क्या है, तो और किस लिए यूज की जाती है? देखिए ये रासायनिक ZnO जिंक ऑक्साइड प्लस H2SO4 ने मिलकर जिंक सल्फेट प्लस H2O जो है पानी बनाया। तो ये क्या हो कि जिंक ऑक्साइड और सल्फ्यूरिक अम्ल ने मिलकर जिंक सल्फेट और पानी बनाया। तो ये हम इतनी सी एक लाइन में ये सारी बात समझ गए हम, क्या कि जिंक ऑक्साइड और सल्फ्यूरिक अम्ल ने मिलकर जिंक सल्फेट और पानी बना दिया। अगर इसी बात को वाक्य के रूप में हम लिखने लगें
तो बहुत लंबा हो जाएगा कि सबसे पहले हमने कैसे लिखेंगे कि सबसे पहले हमने जिंक ऑक्साइड लिया, जिंक ऑक्साइड के साथ हमने सल्फ्यूरिक अम्ल मिलाया, फिर सल्फ्यूरिक अम्ल और जिंक ऑक्साइड की मिलाकर हमने आपस में क्रिया करी, क्रिया करने के बाद जो उत्पादक बना जिंक सल्फेट बना और साथ में पानी बना। तो इतने सारे प्रोसेस को लिखने पे जो है बहुत सारा टाइम और विवरण काफी लंबा हो जाएगा। जो छोटा या संक्षिप्त रूप, जो इस विवरण को संक्षिप्त रूप में लिखने के लिए जिस चीज का प्रयोग किया जाता है वह रासायनिक समीकरण होती है। जैसे कि मैंने लिखा है, जब कोई अभिक्रिया होती है तो उसे वाक्य के रूप में लिखने पर अभिक्रिया का विवरण बहुत बड़ा हो जाता है। इसे अगर मैं वाक्य के रूप में लिखने लगूं कि जिंक ऑक्साइड लिया हमने, सल्फ्यूरिक अम्ल लिया, इस तरह की पूरा प्रोसीजर अगर मैं एक एक करके लिखने लगूं तो काफी बड़ा हो जाएगा, काफी टाइम भी लग सकता है और काफी टाइम भी लग सकता है और जो है बहुत सारी समस्या भी आ सकती हैं। तो उससे क्या है, इसे संक्षिप्त रूप में लिखने के लिए जो है रासायनिक समीकरण का प्रयोग किया जाता है। तो जैसे कि मैंने यहाँ पे लिख ही दिया है कि जब कोई अभिक्रिया होती है तो उसे वाक्य के रूप में लिखने पर अभिक्रिया का विवरण बहुत बड़ा हो जाता है। अभिक्रिया के विवरण को संक्षिप्त रूप में भी लिख सकते हैं। इसी संक्षिप्त रूप को रासायनिक समीकरण कहते हैं। जो ये रासायनिक समीकरण है, ये इसे ही संक्षिप्त रूप को रासायनिक समीकरण कहते हैं। ठीक है, बात करते हैं अब कंकाली समीकरण के बारे में। ठीक, स्केलेटल केमिकल इक्वेशन क्या होता है? देखिए, जब रासायनिक समीकरण होती है, जब रासायनिक क्रिया होती है, क्रिया होने के बाद जो समीकरण हमें प्राप्त होती है तो उसमें परमाणुओं की संख्या कम बढ़ती होती है। कि हो सकता है जो है उत्पादक में परमाणुओं की संख्या कम हो, अभिकारकों में परमाणुओं की संख्या ज़्यादा हो, या फिर अभिकारकों में परमाणुओं की संख्या कम हो, उत्पादक में परमाणुओं की संख्या ज़्यादा हो। तो ऐसी अभिक्रिया जो अभिक्रिया होने के बाद, ऐसी समीकरण जो अभिक्रिया होने के बाद जिसे संतुलित नहीं किया गया हो, बराबर नहीं किया गया हो, तो उस समीकरण को कंकाली समीकरण कहते हैं। जैसे कि मैंने लिख रखा है, ऐसी रासायनिक समीकरण जिसे अभिक्रिया समाप्त होने के बाद उसमें दोनों तरफ परमाणुओं की संख्या बराबर ना हो और उसे बराबर ना हो, उसे कंकाली समीकरण कहते हैं। जैसे कि Mg + O2, इधर O2 के परमाणु कितने हैं? 2, और इधर O2 के परमाणु कितने हैं? 1। तो बराबर तो नहीं है, असंतुलित है। तो इस अभिक्रिया को, इस समीकरण को कंकाली समीकरण बोलेंगे जब तक यह है इसके परमाणु बराबर नहीं होंगे। अगर परमाणु बराबर करने लगे तो इधर 2 से गुणा करेंगे और इधर भी 2 से गुणा करेंगे, तो बराबर दोनों तरफ परमाणुओं की संख्या बराबर हो जाएगी। लेकिन संतुलित करने से पहले इस समीकरण का नाम कंकाली समीकरण होगा। जैसे मैग्नीशियम + ऑक्सीजन, मैग्नीशियम डाइऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड। जैसे कि मैंने लिख रखा है, उपयुक्त समीकरण में दोनों तरफ परमाणुओं की संख्या बराबर नहीं है, अतः यह कंकाली समीकरण है। अगर बराबर हो जाती तो उसका नाम हो जाता संतुलित समीकरण। ठीक, जैसे कि अब ये नीचे दे रखा है कि संतुलित समीकरण किसे कहते हैं। इस कंकाली समीकरण को संतुलित करना संतुलित समीकरण होता, सीधी सी बात है। जैसे कि लिख रखा है बैलेंस्ड इक्वेशन, ऐसी समीकरण जिसमें अभिक्रिया के पश्चात दोनों तरफ अर्थात अभिकारक और उत्पादक में परमाणुओं की संख्या बराबर हो, संतुलित समीकरण कहलाती है। जैसे क्या, देखिए 2Mg + O2, तो इधर और इधर 2MgO, इधर ऑक्सीजन कितने हैं? 2, ये 2 से गुणा हो रही है, इधर भी 2 हैं। Mg कितने, इधर 2, इधर भी Mg 2 हैं। तो परमाणु दोनों तरफ बराबर है, तो बैलेंस है दोनों तरफ। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसे क्या बोलेंगे? देखिए, उपयुक्त अभिक्रिया में दोनों तरफ परमाणुओं की संख्या बराबर है, अतः संतुलित समीकरण कहलाएगी। तो क्या बोलेंगे, इसकी परिभाषा हम अपने पास से भी बना सकते हैं। ऐसी अभिक्रिया जिसमें दोनों तरफ, एक तरफ ये और एक तरफ ये, दोनों तरफ परमाणुओं की संख्या बराबर हो, संतुलित समीकरण कहलाती है। ठीक, अब देखिए एक टॉपिक और है, जिसे रासायनिक समीकरण को संतुलित करना। रासायनिक समीकरण संतुलित करना जो है, ये एक टॉपिक हो रहा है, इसे और देखते हैं।
जिन रासायनिक समीकरण में दोनों तरफ परमाणुओं की संख्या बराबर नहीं होती है तो उन्हें बराबर करने की प्रक्रिया को रासायनिक समीकरण संतुलित करना कहते हैं। अब जैसे कैसे कर रहे हैं, ये तो ऑलरेडी संतुलित समीकरण है, CuSO4 प्लस FeSO4 प्लस Cu, ठीक। लेकिन असंतुलित समीकरण ये है Fe प्लस H2O, Fe3O4 प्लस H2O। देखिए इधर Fe के एक परमाणु है, ठीक, इधर Fe का एक परमाणु है, इधर 3 है, ठीक। इधर ऑक्सीजन का 1 है, इधर 4 है, इधर H2 2 है, इधर 2 है, इधर H2 तो बराबर है, लेकिन Fe इधर 3 है, इधर 1 है, इधर 3 है, ऑक्सीजन इधर 1 है, इधर 4 है। तो हम जो है एक सारणी बना लेंगे। एक तरफ तत्व के नाम, कौन कौन से तत्व है हमारे पास, Fe है, H है, O है, इधर भी देखिए चौथा तो कोई तत्व बन गया, तो हमने 3 खाने बना लिए, FeHO, ठीक। अब एक तरफ बायां पक्ष मतलब इधर कितने परमाणु हैं, और एक तरफ दायां पक्ष इधर कितने परमाणु हैं। तो हमने ये लिख लिया, तत्व लिख लिया, बायां पक्ष लिख लिया, दायां पक्ष लिख लिया, ठीक। परमाणुओं के नाम लिख लिए यहाँ पर। अब Fe में बाईं तरफ कितने परमाणु हैं, बाईं तरफ कौन सी है, ये कितने हैं, एक ही तो है, तो ये 1 लिख लिया, ठीक। अब अगला H, Fe में बाईं तरफ हाइड्रोजन के कितने परमाणु हैं, 2 लिख लिया, ठीक है। अब जो है ऑक्सीजन के बाईं तरफ कितने परमाणु हैं, 1 है, 1 लिख लिया, ठीक। ये सब भूल जाओ, अभी ये जो है ये तो बाद में हमने संतुलित करा है, ठीक है। अब आ जाओ दाईं तरफ, Fe के दाईं तरफ कितने हैं, 3 लिख लिए। हाइड्रोजन के दाईं तरफ कितने हैं, 2 लिख लिए, ठीक। ऑक्सीजन के दाईं तरफ कितने हैं, 4, तो 4 लिख लिए। अब हमें ये देखना है, देखिए बाईं तरफ 1, दाईं तरफ 3, तो इसे बराबर करने कैसे करेंगे, तो इसमें हमने 3 से गुणा कर दी, ये देखिए, तो 3 से जब गुणा करी तो Fe कहाँ पर है, पहले हम ये देखो, बाईं तरफ हमने 3 से गुणा करिए, ये देखिए बायां पक्ष 3 से गुणा करिए, Fe को तो कहाँ है, ये है, तो हम यहाँ 3 से गुणा करेंगे, ठीक। अच्छा, ये दोनों बराबर हो गए। अब ऑक्सीजन के इधर 4 हैं और इधर 1 है, तो इधर बराबर करने के लिए इधर 4 से गुणा कर दो, 4 × 4, इधर भी 4 हो जाएंगे, इधर भी 4। तो ऑक्सीजन को हमने इधर बाएं पक्ष में ऑक्सीजन को हमने 4 से गुणा करिए, यहाँ पे हम 4 से गुणा करेंगे, ठीक। तो अब ध्यान देने वाली बात यह है, जब ऑक्सीजन काय के साथ है, ऑक्सीजन बाएं पक्ष में हाइड्रोजन के साथ है, तो जब हम 4 से गुणा करेंगे ऑक्सीजन को, तो वो तो हाइड्रोजन के साथ भी गुणा मानी जाएगी, क्योंकि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों एक साथ हैं, तो फिर वह गुणा इससे भी करनी पड़ेगी, क्योंकि ये दोनों एक साथ है ना। अलग अलग होते तो जैसे कि Fe अलग है तो कोई बात ही न थी। अब यहाँ पे दोनों एक साथ हैं, तो ये हमने इससे भी गुणा करी है, इससे गुणा करी तो ये गुणा इससे भी मानी जाएगी, तो यहाँ पे भी लिख दिया। अब देखो संतुलित समीकरण, तो जब अब ये कितने हो गए, हाइड्रोजन कितने हो जाएंगे, 4 दूनी 8 हो गए। अब इधर वाय पक्ष में जो है 2 रह गए, तो बराबर करने के लिए इसे भी हमने 4 से गुणा करेगी, 4 दूनी 8 हो जाएंगे, तो इधर भी हम 2। अब जो है जैसे जैसे हमने गुणा करी है वैसे वैसे हम लिख दो। देखिए ये Fe में बाएं पक्ष में 3 से गुणा करी, तो ये 3 लिख दिया हमने, ठीक है। अच्छा, हाइड्रोजन से बाएं पक्ष में 4 से गुणा करी, तो 4 लिख दिया हमने, और हाइड्रोजन में बाएं पक्ष से 4 से गुणा करी, तो ये वाला 4 जो है ये दोनों के लिए हो गया, हाइड्रोजन के लिए भी, ऑक्सीजन के लिए भी, क्योंकि ये दोनों एक साथ है ना। अच्छा, अब दाएं पक्ष में आ जाओ। दाएं पक्ष में हमने हाइड्रोजन को 4 से गुणा करिए, तो दाएं पक्ष में जब हाइड्रोजन को 4 से गुणा करिए तो ये आ गया, ये देखिए ये हाइड्रोजन था, तो अब हमने इसे 4 से गुणा कर दी तो ये आ गया। तो अब ये क्या हो गई, संतुलित समीकरण। अब जैसे ही क्या ये है, एक समीकरण ये है जिसे हमें संतुलित करना है, तो इसे संतुलित करके मैं बता देता हूँ आपको, ठीक। क्या समीकरण है, BaCl2 प्लस H2SO4, और राइट हैंड में क्या है, PaSO4 प्लस HCl। अब ये देखिए आप, इधर Cl के कितने परमाणु हैं, 2, इधर कितने हैं, 1, इधर हाइड्रोजन के कितने परमाणु हैं,
2, इधर कितने हैं 1, इधर ये बेरिलियम और ये सेम है। ठीक, तो अब हम जो है सारणी बना लेते हैं पहले की तरह। ठीक, दायां पक्ष और बायां पक्ष। ठीक, ये हो गए तत्व। तत्व क्या है, बेरिलियम है और बेरिलियम है, Cl क्लोरीन है, हाइड्रोजन है और जी SO4 है। ठीक, अब देखिए बाएं पक्ष में कितने हैं बेरिलियम 1। ठीक, Cl कितने हैं 2, हाइड्रोजन कितने हैं 2 और SO कितने हैं 4। SO4 कितने हैं, SO4 तो एक ही कहा। ठीक, अब देख लीजिए, अब इधर आ जाओ, बाएं पक्ष में आ जाओ। ये उल्टा लिख दिया, दायां पक्ष होता, बायां पक्ष होता और ये दायां होता। ठीक, अब इधर देख लीजिए बेरिलियम के इधर कितने हैं 1। ठीक है, क्लोरीन कितने हैं 1, हाइड्रोजन कितने हैं 1, SO4 1। अब हमें ये इधर कम है तो इधर 2 से गुणा करो और इसे भी 2 से गुणा करो। तो अब ये देखो, जब हम हाइड्रोजन किसके साथ है, क्योंकि हमने हाइड्रोजन को 2 से गुणा करी है तो उसके साथ भी तो कोई ना कोई तत्व होगा। तो हाइड्रोजन Cl के साथ है। ठीक है, तो जब हमने इससे 2 से गुणा करी तो हाइड्रोजन भी 2 हो गए और Cl भी 2 हो गए। तो देखो अब इधर ये अलग अलग गुणा करने की जरूरत ही ना, एक साथ ही आ जाएगा। तो इधर भी हाइड्रोजन के 2 हो गए, इधर भी 2 हो गए, Cl के इधर भी 2 हो गए, इधर भी 2 हो गए, बेरिलियम इधर 1, इधर 1, SO4 इधर 1, इधर 1। समीकरण कितनी हो गई, संतुलित। तो संतुलित समीकरण क्या होगी, ये BaCl2 प्लस H2SO4 बराबर BaSO4 प्लस 2HCl। ठीक है, तो ये क्या है, संक्षारण किसे कहते हैं। कोरोसिन, संक्षारण किसे कहते हैं, कोरोसिन। जब किसी धातु पर नमी या अम्ल के कारण उस पर परत या जंग, देखा होगा या कोई धातु की छड़ या लोहे की छड़ जब बाहर पड़ी रहती है कुछ दिन, तो उस पर जो है जंग चढ़ जाती है। ठीक, यह एक परत जम जाती है, तो उसी परत को जो है हम संक्षारण कहते हैं। इस प्रक्रिया को, इस जो परत चढ़ने की जो प्रक्रिया है, इस प्रक्रिया को हम संक्षारण कहते हैं। अब एक हेडिंग ये है, विकृत गंधिता। विकृत गंधिता किसे कहते हैं, रेनिसिटी। ठीक, हम जानते हैं कि हर पदार्थ में किसी न किसी तरह की सुगंध या उसका किसी न किसी तरीके का जायका होता है। तो ऐसा पदार्थ जिसका जायका या टेस्ट खराब हो या सुगंध खराब हो, उसे विकृत गंधिता कहते हैं, जैसे कि हमने परिभाषा में लिखा है। प्रत्येक खाद्य पदार्थ की एक विशिष्ट स्वाद एवं गंध होती है। इसी स्वाद या गंध के खराब होने को, जिसकी खराब स्वाद होगी या गंध खराब होगी, उसे विकृत गंधिता कहते हैं। ठीक है, देखिए रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार। देखिए रासायनिक अभिक्रिया के बहुत सारे प्रकार होते हैं, जिसमें से एक संयोजन अभिक्रिया भी है। हम संयोजन अभिक्रिया के बारे में बात करते हैं। कॉम्बिनेशन रिएक्शन, ठीक, क्या कहते हैं इसको, ऐसी अभिक्रिया जिनमें 2 अभिकारक मिलकर केवल एक पदार्थ बनाएं। समझ में आई बात, जिनमें 2 अभिकारक मिलकर केवल एक पदार्थ बनाएं। जैसे कि ये सल्फर और ऑक्सीजन, ये 2 हैं, एक सल्फर है और एक ऑक्सीजन है, इन्होंने मिलकर क्या बनाया, सल्फर डाइऑक्साइड। ये तो हो गया एक क्या बोला, किताबी बात। अगर मैं अपनी जीवन से संबंधित बात बताऊं तो जैसे क्या रोटी
और रोटी को जो बनाने के लिए हम पदार्थ लेते हैं वो क्या क्या लेते हैं, आटा और पानी। तो वो दो चीज़ों ने मिलकर, आटे ने और पानी ने मिलकर क्या बनाया, रोटी बनाई। तो पदार्थ वो दो हैं और तैयार क्या हुआ, एक पदार्थ। तो इसे क्या बोलेंगे, संयोजन अभिक्रिया। ठीक है। देखिए आज हम बात करते हैं रासायनिक अभिक्रिया के बारे में। केमिकल रिएक्शन क्या होती है, जब दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में मिलकर क्रिया करके नया पदार्थ बनाते हैं तो इसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। जैसे क्या, हम घरों में रोज रोटी बनाते हैं तो रोटी में क्या होता है, एक आटा और दूसरा पानी। आटे ने और पानी ने मिलकर साथ में ताप क्या बनाई, रोटी। तो क्या हुए, एक दो, इन दोनों पदार्थों ने मिलकर क्या बनाया, तीसरा पदार्थ बनाया। तो परिभाषा क्या हुई, जब दो या दो से अधिक भी हो सकते हैं, जब दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर क्रिया करके कोई नया पदार्थ, तीसरा नया पदार्थ बनाते हैं, इसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पे परिभाषा लिख रखी है, जब दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में मिलकर क्रिया करके नया पदार्थ बनाते हैं, इसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। जैसे कि यहाँ पर उदाहरण है, ZnO जिंक ऑक्साइड प्लस H2SO4। ZnO जिंक ऑक्साइड और सल्फ्यूरिक अम्ल ने मिलकर क्या बनाया, जिंक सल्फेट, साथ में जल। तो ये क्या हो गई, रासायनिक अभिक्रिया। क्या, जब दो या दो से अधिक, जब दो पदार्थ आपस में मिलकर तीसरा पदार्थ बनाते हैं तो इस क्रिया को रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं।